नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रवीण परमार आप सभी का स्वागत करता हूं साइफर एनालिटिका के आज के सेशन क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस में। ये सेशन हमारे प्लेलिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग और स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस का एक पार्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस कि हाइपोथेसिस कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, क्या क्या उनके वर्गीकरण होते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप देखिए, जो हाइपोथेसिस है उसको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन टेस्टेबिलिटी, कि वो टेस्ट उन पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। यदि हम रिसर्च हाइपोथेसिस को देखें तो दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चंस, प्रायर ऑब्जर्वेशंस और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और इट मे और मे नॉट ऑलवेज बी स्टैटिस्टिकल। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती हैं वो कोई रिसर्च के क्वेश्चन के आधार पे फॉर्मुलेट होती हैं या आपके जो प्रायर ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे आप कोई एक आशंका व्यक्त करते हैं, है ना, एक अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको लगाते हैं और कोई सैद्धांतिक आपका फ्रेमवर्क होता है, उस आधार पे आप कोई चीज़ बोलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण यदि हम लें कि जो बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, शक्कर खाते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, इसको हमने टेस्ट नहीं किया है। और ये रिसर्च हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। स्टैटिस्टिकल होने का मतलब ये है कि हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। अब जैसे यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि द न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो नया मेथड है टीचिंग मेथड, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ना। तो यह भी रिसर्च हाइपोथेसिस है। अब यदि हम इसमें डेटा लें पिछले बच्चों की परफॉर्मेंस का और नए मेथड से जो पढ़ाया गया उसके आगे जो एग्जाम्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस में हम देखते हैं, तो यदि उनमें डिफरेंस दिखता है और नए टीचिंग मेथड से जो हमने पढ़ाया है बच्चों के मार्क्स यदि इंक्रीज होते हैं एवरेजली, तो वो फिर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के दायरे में आ जाता है, यदि हम उस पर डेटा कलेक्ट करके काम करते हैं। अदरवाइज इट इज अ रिसर्च हाइपोथेसिस। अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को यदि हम समझने की कोशिश करें तो दिस हाइपोथेसिस आर टेस्टेबल यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड दे इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये जो हाइपोथेसिस हैं ये टेस्टेबल होती हैं, इन्हें टेस्ट किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू, और इनमें डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व होता है और इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस किया जा सकता है। यदि हम इसका एक उदाहरण देखें, द मीन blood pressure of patients taking the drug is lower than those on the placebo। मतलब जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, रियल मेडिसिन, उनका ब्लड प्रेशर कम है जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं या जो सूडो मेडिसिन ले रहे हैं उनसे। तो ये इस प्रकार से पहला क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ड ऑन टेस्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यदि हम देखें वो है बेस्ड ऑन नेचर। इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब है, जैसे हम नल हाइपोथेसिस देखें, सो दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस। इट एज्यूम्स दैट एनी ऑब्जर्व डिफरेंस इन द डेटा इज ड्यू टू रैंडम चेंज। नल हाइपोथेसिस स्टेटस को की बात करता है कि उनमें कोई भी प्रभाव नहीं है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, या उन दोनों के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये मानता है कि जो ऑब्जर्व डिफरेंस यदि हमें थोड़ा बहुत दिख भी रहा है उसमें ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो वो रैंडम चांस के कारण आया है। ठीक है, इसका यदि एग्जाम्पल देखें, इनके जो स्टेटमेंट बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन पेशेंट्स हु टेक द ड्रग एंड दोज हु टेक द प्लेसिबो। मतलब वहाँ कोई भी अंतर नहीं ब्लड प्रेशर में, जो ड्रग ले रहे हैं, एक्चुअल ड्रग ले रहे हैं, और जो प्लेसिबो मतलब जो सूडो ड्रग ले रहे हैं, उनके बीच में कोई भी
सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 HA से, और जबकि नल हाइपोथेसिस को हम प्रेजेंट करते हैं H0 से। जीरो जो होता है वो सबस्क्रिप्ट में होता है, यहाँ 1 या A जो होता है H1 और HA में वो भी सबस्क्रिप्ट में होता है। दिस इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की यदि हम बात कर रहे हैं, so this is the hypothesis that challenges the null hypothesis and suggests that there is a real effect or difference। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस का, ये चैलेंज करता है नल हाइपोथेसिस को और सजेस्ट करता है कि वहाँ रियल इफेक्ट भी है और डिफरेंस भी है ना, सिग्निफिकेंट। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन पेशेंट्स हु टेक द ड्रग एंड दोज हु टेक द प्लेसिबो। मतलब वहाँ विशेष अंतर पाया गया ब्लड प्रेशर में पेशेंट्स के कौन कौन से ग्रुप में, जो ड्रग ले रहे हैं और जो प्लेसिबो हैं, जो झूठा सूडो ड्रग ले रहे हैं, मतलब जिनको एक झूठी दवा दी जा रही है इसी तरह की, है ना। टेस्टिंग के टाइम ऐसे ही करते हैं वो लोग, ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है हमारा क्लासिफिकेशन, वो है बेस्ड ऑन डायरेक्शनलिटी और बेस्ड ऑन आउटकम्स। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम वन टेल हाइपोथेसिस लें या टू टेल टेस्ट करें या वन टेल टेस्ट करें, डायरेक्शनल लें या नॉन डायरेक्शनल लें हाइपोथेसिस। तो यहाँ इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझने वाली बात है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है द हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इफेक्ट और डिफरेंस बट ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ दैट इफेक्ट। ये खाली ये नहीं बताती कि उसमें इफेक्ट है उस चीज़ का या उनमें डिफरेंस है, खाली इसकी बात नहीं करती इफेक्ट या डिफरेंस की, ये साथ में बात करती है कि इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी बात करती है, उसके डायरेक्शन की भी बात करती है। तो इट स्पेसिफाइज वेदर द रिलेशनशिप विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वही जो मैंने बात करी, और वेदर वन ग्रुप विल हैव द हायर लोअर मीन कंपेयर्ड टू अदर। यदि दो ग्रुप में बात कर रहे हैं तो एक ग्रुप का मीन ज़्यादा है या कम है, उधर भी वो बात करती है। नेक्स्ट, यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें, द न्यू ड्रग विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर मोर देन द प्लेसिबो। तो प्लेसिबो से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। तो ये वन डायरेक्शनल हो गया कि हम जो नई ड्रग की बात कर रहे हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करती है, जो प्लेसिबो टैबलेट है उससे। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की हम बात करें तो दिस हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिफरेंस और इफेक्ट बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ दैट डिफरेंस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो होती हैं वो उसमें टू टेल टेस्ट लगता है और ये प्रेडिक्ट कर दिए एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस या इफेक्ट को, है ना, पर ये डायरेक्शन नहीं बताती, ये नहीं बताती कि पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है ना। अब हम बात करें इसके एक एग्जाम्पल की, तो देयर इज डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन दोज हु टेक द ड्रग एंड दोज हु टेक द प्लेसिबो। मतलब जो दोनों ग्रुप हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, है ना। ट्रीटमेंट ग्रुप यानी तो जिनको मेडिसिन दी जा रही है, और कंट्रोल ग्रुप जिनको प्लेसिबो झूठी मेडिसिन दी जा रही है। तो उन दोनों ग्रुप में डिफरेंस है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, भाई हो सकता है कि प्लेसिबो वालों का ब्लड प्रेशर कम हुआ और जो ड्रग दे रहे हैं उनका नहीं हुआ, उनका ज़्यादा है, तो ये भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एक होता है सिंपल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब होता है दिस हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करता है। एक उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है सिंपल हाइपोथेसिस में। तो इंक्रीज एक्सरसाइज रिड्यूस बॉडी वेट, जैसे आप एक्सरसाइज अधिक करते हैं तो आपका बॉडी वेट जो होता है वो कम होता है। तो जो बॉडी वेट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सरसाइज जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की हम बात करें, सो दिस हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल से ज़्यादा के बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करता है। तो इट could involve multiple dependent और independent variables। इसमें multiple dependent independent variables हो सकते हैं।
जैसे कि इंक्रीज्ड एक्सरसाइज एंड हेल्थी डाइट टुगेदर रिड्यूस बॉडी वेट एंड इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो यदि हम एक्सरसाइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं और हेल्थी डाइट रहते हैं साथ में, तो हमारा बॉडी वेट तो रिड्यूस होता ही, साथ में हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ देखिएगा कि दो वो जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्सरसाइज और डाइट, हेल्थी डाइट, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। बॉडी वेट और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हुई। अब हम फिफ्थ क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेरिएबल। यहाँ देखिएगा दो प्रकार के हमने यहाँ भी हाइपोथेसिस लिए हुए हैं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस और कॉजल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस की बात यदि हम करते हैं तो दिस हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बट इट डज नॉट इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट। ये रिलेशनशिप तो बताता है वेरिएबल्स के बीच में, पर उनके कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करता, उनके प्रभाव की बात नहीं करता, उनके कारणों की बात नहीं करता। तो जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड हार्ट हेल्थ। ये बता रहा है कि भाई फिजिकल एक्टिविटी और हार्ट हेल्थ में जो है एक संबंध है, ये तो बता रहा है, पर वो संबंध क्या वो फिजिकल एक्टिविटी हार्ट पे इफेक्ट डालती है, प्रभाव छोड़ती है, या उसका कारण नहीं बता रहा है। ये दोनों चीजें इसके अंदर एसोसिएटिव हाइपोथेसिस में नहीं पता जाती है। जब हम कॉजल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट वन वेरिएबल कॉजेज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल। ये बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन का कारक है। जैसे कि इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी विल कॉज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये थी कॉजल हाइपोथेसिस और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस के बारे में हमने देखा। और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट सिक्स्थ क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो बेस्ड ऑन स्कोप होता है ये। तो जनरल हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, दो प्रकार के हाइपोथेसिस होती हैं। तो जनरल हाइपोथेसिस को यदि हम समझने की कोशिश करें तो दिस इज ए ब्रॉड हाइपोथेसिस दैट अप्लाइज टू ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस एंड पॉपुलेशन। ये एक बड़े जनरल उसमें अप्लाई की जा सकती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। जैसे कि एजुकेशन इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करती है लोगों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को। तो एक जनरल है, मतलब सभी जगह, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, सभी जगह ये जनरल हाइपोथेसिस अप्लाई होती है। कुछ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होती हैं जो पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर ज्योग्राफी, पर्टिकुलर आपका कास्ट है उसके अंदर अप्लाई होती है। तो दिस इज द नैरोली डिफाइंड हाइपोथेसिस। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो होती हैं यूजुअली फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक केस, ग्रुप ऑफ सिनेरियो, है ना, वहाँ उपयोग होती हैं। इसका भी यदि हम एग्जाम्पल देखें तो इन अर्बन एरियाज हायर एजुकेशन लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट्स एमंग वुमन एज 25 to 35। देखिए ये थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया हमने, एक तो अर्बन एरिया को लिया हमने, रूरल एरिया छोड़ दिया इसमें। यह हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की ओनली। लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, ठीक है। रेट्स एमंग द वुमेन, वुमेन भी हमने स्पेसिफाई कर दिए और उनकी एज भी स्पेसिफाई कर दी 25 to 35। तो ये स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हो गई। जो सेवंथ क्लासिफिकेशन है हाइपोथेसिस का वो है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ सर्टेनिटी। अब इसमें भी हमने दो प्रकार की हाइपोथेसिस इन्वॉल्व करी हैं। पहली है वर्किंग हाइपोथेसिस और दूसरी है साइंटिफिक हाइपोथेसिस। अब वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी हाइपोथेसिस यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इट इज नॉट मीन टू बी टेस्टेड राइट अवे बट रेदर टू गाइड द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। ये एक प्रारंभिक हाइपोथेसिस होती है जो किसी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के दौरान हम इसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमने टेस्ट किया और हमने सब कुछ कंक्लूड कर लिया। ये हमें खाली गाइड करती है एक डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च।
रिसर्च का एक डायरेक्शन हमें शो करते कि नहीं आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये वर्किंग हाइपोथेसिस होती है। एक होती है, यदि हम इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिया, दिस न्यू कंपाउंड माइट हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये जो नया कंपाउंड हमें मिला है, हमने डेवलप किया है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो उसको हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर वो डायरेक्शन देगी किस तरह की डिसीज में काम आएगा, क्या किस तरह का है ना। तो ये बात में हमें एक डायरेक्शन हमें देती है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस की बात करें तो वेल एस्टेब्लिश्ड हाइपोथेसिस दैट हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स हैज सपोर्टिंग एविडेंस। ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित हाइपोथेसिस होती है, दैट हैज बीन टेस्टेड, कई बार वो टेस्ट की जा चुकी हैं, एंड सपोर्टिंग एविडेंस, और जो भी हमारे एविडेंस हैं उसको सपोर्ट करती है। तो जैसे कि वैक्सीन प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, तो वैक्सीन कई तरह की डिसीज हुई हैं, उसके लिए डिफरेंट वैक्सीन बने हैं। तो वैक्सीन जो है प्रिवेंट करते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज को फैलने से, है ना। वैक्सीनेशन जो है, जैसे कोविड के केस में हमने देखा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, तो रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो गाइड्स द रिसर्च प्रोसेस को गाइड करती है ना, कि रिसर्च प्रोसेस आपको समझ में आती है कि कैसे की जाती है। दूसरा जो होता है डिफाइंस द वेरिएबल, वो वेरिएबल जो हम उसके अंदर लेंगे उनको डिफाइन करती है। तीसरा होता है फैसिलिटेट्स टेस्टेबिलिटी एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, तो वो हमें टेस्टेबिलिटी को उपयोग सुलभ करवाती है कि हम उसको टेस्ट कर पाएं, है ना, और उसका एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकें। एनहेंसेस ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाती है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हमारी जो थिंकिंग है क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है और सैद्धांतिक फ्रेमवर्क क्रिएट करती है। छठा जो है एनेबल्स स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हमें जो एनालिसिस है हमारे एनालिसिस को स्ट्रक्चर्ड करती है और इंटरप्रिटेशन जिससे हम अच्छे से निकाल सकें। एंड सातवां और अंतिम जो है ड्राइव साइंटिफिक प्रोग्रेस को ड्राइव करती है। तो ये इम्पोर्टेंस है हाइपोथेसिस के रिसर्च में। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में समझा, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि पिछले एक बड़े लंबे अरसे से 10 या 15 दिन से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। मेरी व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सका। अब अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और रेगुलर बेसिस पे डेली एक वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो धन्यवाद दोस्तों।